अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, मैं जनमक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से देश के अंदर यूजीसी की गाइडलाइंस के ऊपर हंगामा मचा हुआ है, सामान्य वर्ग के छात्र हों या फिर नौकरी पेशा लोग हों, वो इसको लेकर सरकार से प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं कि इन सिफारिशों को या ये जो रेगुलेशंस बनाया गया है, ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको वापस लिया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ था और एक बार फिर से ये सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया है। विनीत जिंदल नाम के एडवोकेट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया गया है सीजेआई की तरफ से, वो भी गौर करने लायक है और जो प्रतिक्रिया दी गई है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज इस मामले को उस समय उठाया गया जब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की जो खंडपीठ है, वो एक मामले की एसआईआर के मामले की सुनवाई कर रही थी और उस समय ये कहा गया कि ये अर्जेंट मैटर है, इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस सब को देख रहे हैं, हमें पता है क्या चल रहा है और हम जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई के लिए, लिस्टिंग के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इतना उन्होंने कहा और यह संदेश दिया कि उन्हें सब कुछ पता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब उन्हें सब कुछ पता है और वो जानते हैं कि देश में हंगामा हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं इस मामले को अर्जेंसी के बेसिस पर आज ही सुना गया। उन्हें जरूरत ये थी कि इस मामले पर कोई ऐसा आदेश या कोई स्टे वो देते कि इस मामले की सुनवाई चल रही है, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनके क्रियान्वयन को रोक दिया जाए। ऐसा कुछ अगर वो कह देते तो ये जो हंगामा है, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये सब रुक जाता। लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने ये नहीं किया। शायद वो भी गवर्नमेंट को इस समस्या से इतनी आसानी से निकलने नहीं देना चाहते, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है कि उनको जल्द से जल्द रोका जा सके। सरकार भी ये सोच रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ हस्तक्षेप कर देगा तो उसे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मामला शांत हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाल दिया है। उम्मीद है कि कल ये मामला उठेगा और हो सकता है कल अगर नहीं उठता है तो फिर सोमवार से पहले तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा ही नहीं। और अगर ऐसा होता है तो कम से कम 3 से 4 दिन ये विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे और जितना लंबा ये विरोध प्रदर्शन होगा उसमें अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो केंद्र सरकार का या उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारों का, जिनका कि ये जो सामान्य वर्ग है एक कोर वोटर है। इस पूरे मामले में बिना किसी कोशिश के, बिना किसी आप देखिए एक्शन के, जो अखिलेश यादव है या राहुल गांधी जैसे लोग हैं उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अखिलेश यादव पिछले कई सालों से पीडीए चिल्लाते रहे, लेकिन वो लोगों को अपने पक्ष में एक नहीं कर पाए। लेकिन यूजीसी की इन गाइडलाइंस ने जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश की है, छात्रों के बीच में वर्गीकरण करके, जिसे अखिलेश यादव पीडीए कहते थे यानी कि पिछड़ा, और जो दलित है वो हालांकि उसमें वो अल्पसंख्यक को भी जोड़ देते हैं, लगभग उस वर्ग को अब एक इकट्ठा करने की कोशिश यूजीसी की गाइडलाइंस ने कर दी है। और दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग है वो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें गलती किसकी है? गलती तो उन अधिकारियों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो बनाई है। कुछ लोग इसको एक्ट का नाम दे रहे हैं, कानून का नाम दे रहे हैं। कानून पार्लियामेंट से पास होता है, इस तरीके से गाइडलाइंस को कानून नहीं कहते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ भी किया गया है, किसी भी नाम से किया गया है, वो एक बड़ी खुराफात नजर आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने इसमें क्यों नहीं कुछ किया। सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का पुराना नेता दिग्विजय सिंह था और उसने इसमें जो ओबीसी का भी मेंशन करा दिया। लगता है कि बीजेपी के सांसदों को लगा होगा कि इससे उन्हें चुनावों में फायदा हो सकता है, या जो भी वजह रही हो उसकी वजह से ये सारी की सारी गड़बड़ इस पूरे गाइडलाइंस में की गई।
ये गजट में भी इसको प्रकाशित किया गया। 8 पेज का ये अंग्रेजी में है, 8 पेज का हिंदी में है और 6 पेज का ये अंग्रेजी में है। हमने इससे पहले कल एक वीडियो डाला था, कई मित्रों के उस पर सवाल आए कि क्या आपने वो गजट पढ़ा है, आपने 8 पेज पढ़े नहीं है। ऐसा लग रहा था उन्हें, ये लगा कि हमने नहीं पढ़ा है। एक आध जगह हमसे कुछ चीजों को लेकर हो सकता है चूक हो गई हो, लेकिन हमने इस पूरे गजट को हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी कम से कम 5 से 7 बार पढ़ा है। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है उसमें कुछ कंफ्यूजन भी है और कुछ वास्तविकता में गलतियां भी हैं। जैसे कि एक बात कही जा रही है कि सबके सब जो कमेटी के अंदर सदस्य होंगे वो SC ST OBC या विकलांग वर्ग से ही आएंगे, जबकि उसमें यह कहा गया है कि इन वर्गों को कमेटी के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसमें बाकी सामान्य वर्ग के सदस्य भी हो सकते हैं। 10 सदस्यों की कमेटी बननी है। इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वो उसमें होगा। उसके अलावा 3 वरिष्ठ टीचर या फैकल्टी मेंबर उसमें होंगे। 2 इसमें सोशल जो फील्ड के लोग होंगे जिन्हें सिविल कहा गया है, सिविल सोसाइटी की तरफ से कहा गया है। 2 स्टूडेंट्स होंगे इसके अंदर और एक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का जो कोऑर्डिनेटर होगा वो इसमें होगा। अब इनमें से एक एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कम से कम SC ST OBC और विकलांग या महिला इन सब का होना चाहिए। लेकिन सवाल फिर इसमें ये बड़ा सबसे जो दूसरा बड़ा सवाल है कि जो पहले गाइडलाइंस थी उसमें जो फर्जी शिकायत थी उसके खिलाफ सजा का प्रावधान था, इसको अब हटा दिया गया है और यही सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के विरोध का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति किसी से भी बदला लेने के लिए, किसी को भी आप समझिए कि चिढ़कर या उसको नीचा दिखाने के लिए उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है या उसे शिकायत के नाम पर ब्लैकमेल भी कर सकता है। क्योंकि अभी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि SC ST एक्ट के तहत कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर केवल पैसा लेने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए झूठी शिकायतें बनाई गई और लोगों को परेशान करके वसूली की गई। ये इसमें भी होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये होगा किसके साथ। आप सोचिए, कॉलेज में 12वीं के बाद जो बच्चे जाते हैं कुछ तो 18 साल से कम उम्र के भी होते हैं। 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं उनको ये सब झेलना पड़ेगा। वो कैसे कमेटी के सामने अपना बचाव कर पाएंगे, अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएंगे, ये भी बड़ी समस्या है। फिर समस्या ये होगी कि जब इस तरीके की कमेटी बन जाएंगी तो क्या उनके आप सामने टारगेट नहीं रहेगा कि उनके पास कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों में उन्होंने दोषियों को सजा देने का या दिलवाने का काम किया। हालांकि ये जो गाइडलाइंस है इसमें सजा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होगा उसके खिलाफ सजा का साफ तौर पर वह उल्लेख है कि उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है, उसकी ग्रांट रोकी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वो जो इंस्टीट्यूट होगी, चाहे शिकायत सही है या गलत है, वो ये चाहेगी कि अगर शिकायत आई है तो व्यक्ति को सजा मिलनी ही चाहिए जिससे कि उनके ऊपर कोई खतरा उत्पन्न ना हो। यानी कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो छात्रों का होगा, विद्यार्थियों का होगा और जो स्टाफ भी होगा कॉलेज का उसको भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर यह भी एक ऑप्शन है कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ किसी फैकल्टी मेंबर ने, स्टाफ ने भी कुछ अगर ऐसा भेदभाव किया है तो उसके ऊपर भी जांच होगी और कार्रवाई होगी। ये सब बड़ी जल्दी से होगा। यहाँ किसी वकील के लिए कोई मौका नहीं होगा, किसी बच्चे को ये मौका नहीं होगा कि वो अपने बचाव के लिए किसी को बुला सके। इसका भी कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ये सारी वो बातें हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है और उन्हें लग रहा है कि जैसे दहेज कानून था, जैसे SC ST कानून था या बाद में दूसरे अन्य कानून आए, उनका जो दुरुपयोग किया गया है उनके खिलाफ तो लोग कोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कैसे कोर्ट में जाके केस लड़ेगा? क्योंकि वास्तव में जो सजा होनी है वो तो पुलिस की कार्रवाई के बाद ही होगी। यानी ये जो कमेटी बनेगी वो अपनी जांच करेगी, जांच के बाद अगर ये सजा देगी तो ये अपना हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, अन्यथा ये पुलिस को सिफारिश कर सकती है या फिर जो UGC का ओम्बड्समैन होगा उसके पास ये मामला जा सकता है।
अब इसमें सरकार के पास एक अच्छा मौका था कि वो अपनी गलती को स्वीकार करती और गलती को स्वीकार करके इसमें सुधार करने के लिए आगे आती। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी आजकल चापलूसों से घिरे हुए हैं। ये चापलूस उनको गलती स्वीकारने नहीं दे रहे हैं, सुधार करने नहीं दे रहे हैं। गलती हो चुकी है ये मोदी जी को भी पता है, पूरी बीजेपी को पता है, बीजेपी के ज्यादातर मिनिस्टर्स को पता है, सभी सांसदों को पता है कि ये जो हुआ है इसमें गड़बड़ तो हुई है। और वो इस गलती को अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा भी था कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी के खिलाफ इसका मिसयूज नहीं होने देंगे, तो वो केवल सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि अगर एक बार ये चीजें ग्राउंड पर आ गई तो फिर इसके मिसयूज को रोकना उतना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि फिर इसका समाधान क्या है। समाधान वही है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो आगे बढ़कर उस गलती के लिए माफी भी मांगनी चाहिए और उसको सुधारना भी चाहिए। गलतियां स्वीकार करने वाला कभी छोटा नहीं होता है, बल्कि उससे उसका बड़प्पन ही सामने आता है। मोदी जी को आगे बढ़कर इस मामले को जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए इस मामले में सुधार का आश्वासन देना चाहिए। वो जितनी देर करेंगे उतना ही उनका और उनकी पार्टी का नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले से उनको फायदा तो बहुत दूर की बात है, नुकसान ही होता जा रहा है। जितना लंबा ये मामला खिंचेगा उतना ही ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लोगों की उनके प्रति जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और ये प्रतिक्रियाएं उन लोगों की हैं जो बीजेपी को सालों से वोट देते रहे। हालांकि इस पूरे मामले में एक और पहलू हो सकता है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनमें कुछ लोग कांग्रेस और सपा से भी घुस गए हों, जो इनको ज्यादा भड़काकर ज्यादा से ज्यादा उनके गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उसकी वजह किसने दी है? वजह दी है यूजीसी की इन गाइडलाइंस ने। ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसको जितनी जल्दी रोक लिया जाए उतना ही फायदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का। उन्हें जो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें याचिका पर कुछ कह देगा और आसानी से ये मामला शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टाल दिया है, जबकि इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए एकदम से राजी हो जाता है। यहां उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से इस मामले को यह कहकर आगे बढ़ा दिया कि हाँ, हम इसको लिस्टिंग के लिए लेंगे और हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपको याद होगा अफजल गुरु या जो दूसरे आतंकवादी होते हैं उनके लिए रात में कोर्ट खुल जाती है। सिब्बल जैसे वकील, सिंघवी जैसे वकील चलती हुई कार्यवाही में किसी भी मामले को सुनवाई के लिए रखवा लेते हैं। लेकिन यह मामला जिसमें लाखों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें भी सीजीआई द्वारा अर्जेंसी को न समझना ये सवालों के घेरे में है। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका जवाब उनके अलावा कोई नहीं दे सकता है। हम सिर्फ उस पर सवाल उठा सकते हैं और सवाल उठाने का भी हमारा एक अपना दायरा है, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन यहां ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये कब रुकेगा। रुकेगा दो ही स्थिति में, या तो सुप्रीम कोर्ट इस पर यह कह दे कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उन्हें सुधारा जाए और अभी इनको रोक दिया जाए, या फिर सरकार आगे बढ़कर यह कहे कि ये जो गजट में प्रकाशित हुई गाइडलाइंस या रेगुलेशंस है वो तब तक लागू नहीं होंगे जब तक सरकार इसकी समीक्षा करके इसमें सुधार नहीं कर देगी, क्योंकि अब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, बहुत से लोग उनको भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके की भाषा का वहां इस्तेमाल हो रहा है उससे तो साफ लगता है कि इसमें कुछ न कुछ भड़काने वाले तत्व भी घुस चुके हैं। कानूनी तौर पर ये जो कुछ भी हुआ है इस सब के लिए उन लोगों को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए जिनकी वजह से ये गड़बड़ पैदा हुई है, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनमें जानबूझकर कुछ गलतियां छोड़ी गई हैं। जानबूझकर उस लैंग्वेज को ऐसा बनाया गया है जो स्पष्ट नहीं है, जबकि कानून की भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव को ही जिस तरीके से परिभाषित किया गया है कि वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है।
अब यहीं पर मौका दे दिया गया है उन लोगों के लिए जो किसी को फंसाना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, या उसको आर्थिक रूप से ब्लैकमेल करना चाहते हैं, या फिर छात्राओं और बच्चियों के साथ कुछ अलग तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के बीच में ये जो जातिवाद का जहर है, ये जो वर्गवाद का जहर है, यहाँ पर इसे जातिवाद के साथ साथ वर्गवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सामान्य वर्ग है, एक तरफ ओबीसी, एसटी, एससी, विकलांग वगैरह बाकी सब वर्गों को रख दिया गया है। यानी छात्रों को एक दूसरे पर अविश्वास करने के लिए उकसाया जा रहा है। एक क्लास में सब वर्गों के, सभी जातियों के बच्चे होते हैं, आपस में घुल मिलकर बात करते हैं, दोस्ती होती है, वहां जाति का उतना ज्यादा चक्कर नहीं रहता है। ये तब पैदा होता है जब वहां ग्रुप बन जाते हैं, और ये जो गाइडलाइंस है ये ग्रुप बनाने की दिशा में ही आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज, जितने भी बड़े ज्यादातर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर कम्युनिस्टों का बोलबाला है, वहां तो खुले तौर पर सामान्य वर्ग के आने वाले छात्रों को अपमानित किया जाता है, उनके खिलाफ अभद्र भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, दीवारों पर ऐसे नारे लिखे जाते हैं। उसके ऊपर आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया है। और छात्रों की मांग यह भी है कि इस तरीके की चीजों को भी जातिगत भेदभाव के तौर पर इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो बिल्कुल जायज मांग है उन लोगों की। और ये मांग सुप्रीम कोर्ट में विनीत जिंदल ने अपनी याचिका में भी उठाई है कि जो सामान्य वर्ग से छात्र आते हैं उनके साथ भी तो जातिगत भेदभाव और टिप्पणियां होती हैं, उन्हें क्यों नहीं संरक्षण मिलना चाहिए। और इस पर अब जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा, जवाब भारत के सीजीआई को भी देना पड़ेगा, क्योंकि मामला तो उन्हीं की अदालत से शुरू हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश में अगर कुछ भी इस तरीके का होता है, यूजीसी क्योंकि होम मिनिस्ट्री और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, इसलिए अगर यूजीसी की किसी भी एक्शन की वजह से, किसी भी विज्ञप्ति की वजह से, किसी भी आदेश की वजह से हंगामा हो रहा है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की सामने आनी चाहिए। उन्हें आगे बढ़कर इस पर देश के स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए और उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि ये जो कुछ भी गड़बड़ इसमें नजर आ रही है इसको दुरुस्त किया जाएगा और सही तरीके से इन चीजों को लागू किया जाएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।